गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वाईफाई स्टडी टीम आप सभी का स्वागत करती है आज के इस चौथे वीक के मई के करंट अफेयर्स में, जो कि पूरी तरीके से आपकी आने वाली एग्जाम्स को समर्पित है और चौथे वीक में महत्वपूर्ण ही घटनाओं का इसमें संकलन किया गया है। आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारा वाईफाई स्टडी ऐप डाउनलोड कर भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और संबंधित विषय से संबंधित और पेपर्स इत्यादि का अध्ययन कर सकते हैं। आप अपने सजेशन या फीडबैक हमारी ईमेल एड्रेस पर भी सेंड कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है wifi-study@yahoo.com। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और खेलकूद तथा वो हस्तियां जो हमारे बीचों बीच नहीं रही और हमारी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न जिनका संकलन किया गया है, ताकि आप लोग उसका बेहद फायदा उठा सके। और बहुत खुशी महसूस हो रही है आपको ये बताते हुए कि अभी हाल ही में हुई एग्जाम्स में ज़्यादातर क्वेश्चंस वाईफाई स्टडी टीम द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों के समावेश में से आ रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उसका अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं, उनका अच्छा रिजल्ट आ रहा है। इसके लिए हमें बहुत खुशी है। आप अपना फीडबैक और अपना कोई भी सजेशन हो तो हमें देते रहिएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है और आपके लिए लाभकारी सिद्ध होता है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अधिक जानकारी तथा डेली अपडेट्स जानने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की सबसे पहले हम लोग अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पहली खबर का अध्ययन करते हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। पहला सवाल है, चाबहार बंदरगाह किस देश में है? तो देखिएगा यहाँ पर जो चाबहार बंदरगाह है वो ईरान में है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ईरान में। देखिएगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 15 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ईरान यात्रा की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 15 साल तक अभी कोई भी प्रधानमंत्री नहीं था जिसने ईरान का दौरा किया, और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ईरान की यात्रा की है। भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह विकास सहित 12 द्विपक्षीय मुद्दों पर हाल ही में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत, ईरान, अफगानिस्तान ने ऐतिहासिक त्रिपक्षीय पारगमन संधि पर भी हस्ताक्षर किए। तो ये देखिएगा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, इसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि त्रिपक्षीय पारगमन संधि पर हस्ताक्षर किन किन देशों के बीच हुए। तो आपका करेक्ट आंसर होगा भारत, ईरान और अफगानिस्तान। ईरान की राजधानी तेहरान है और यहाँ की मुद्रा को रियाल के नाम से पुकारा जाता है। बात करें यहाँ के राष्ट्रपति की, तो यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। हमारा अगला सवाल है, कौन से दो देश भारत के साथ एक 1400 किलोमीटर लंबी सड़क के साथ जुड़ने जा रहे हैं? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा थाईलैंड और म्यांमार। ऐसे दो देश हैं जो भारत के साथ 1400 किलोमीटर की लंबी सड़क के साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो यहाँ दोनों सवाल निकल रहे हैं, एक तो लंबी सड़क से जुड़ने जा रहे हैं और उसकी दूरी के बारे में सवाल आए तो 1400 किलोमीटर है। भारत, थाईलैंड और म्यांमार 1400 किलोमीटर बोले तो 1400 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर काम कर रहे हैं। इस राजमार्ग से दशकों में पहली बार भारत को जमीन के रास्ते दक्षिण पूर्वी एशिया से जोड़ा जा सकेगा। 7 दशक पहले दूसरे विश्व युद्ध के समय म्यांमार में 73 पुल बनाए गए थे। अब इन पुलों को भारतीय वित्त पोषण से सुधारा जा रहा है, जिससे वाहन सुरक्षित तरीके से राजमार्ग को पार कर सकेंगे। तो देखिएगा दूसरे विश्व युद्ध की बात करें तो यहाँ पर टोटल जो नंबर ऑफ ब्रिज बने हुए थे उनकी काउंटिंग थी 73। बात करें इनको सुधारने की तो भारतीय वित्त पोषण के माध्यम से इसको सुधारा जा रहा है। या थाईलैंड की बात करें तो इसकी राजधानी का नाम बैंकॉक है और यहाँ की मुद्रा बात के नाम से जानी जाती है और यहाँ के पीएम है प्रयुक्त चान-ओ-चा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अमेरिका ने किस देश से हथियार प्रतिबंध हटा लिया है? तो हाल ही में अमेरिका ने वियतनाम से हथियार प्रतिबंध हटा लिया है, इसलिए हमारा आंसर होगा सी। कम्युनिस्ट देश वियतनाम की 3 दिवसीय यात्रा पर गए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सोमवार को हथियारों की बिक्री से संबंधित प्रतिबंध हटाने की घोषणा की। इसे हटाया जाना वियतनाम में मानवाधिकारों के क्षेत्र में हुए सुधारों को मान्यता देने के तौर पर देखा जा रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर बात यह है कि किसने ये घोषणा की है, तो ये जो वहाँ राष्ट्रपति बराक ओबामा गए थे उन्होंने इससे संबंधित घोषणा की है।
दोनों दो क्वेश्चंस बन रहे हैं इसमें। एक तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति वर्तमान में बराक ओबामा है। या बात करें प्रतिबंध हटाने के, वियतनाम से हटाए गए हैं, हथियार प्रतिबंध हटाए गए हैं। और बात कहें तो वियतनाम कैसा देश माना जाता है, तो कम्युनिस्ट देश के रूप में माना जाता है। विश्व मानवीय शिखर सम्मेलन 2016 का आयोजन किस शहर में किया गया, यह है हमारा अगला सवाल। तो देखिएगा, फिलहाल हम लोग बात करें तो ये इस्तांबुल नामक एक स्थान है, इस्तांबुल, वहां पर ये 2016 का जो मानवीय शिखर सम्मेलन हुआ विश्व का, उसका आयोजन किया गया। 2 दिवसीय ये विश्व मानवीय शिखर सम्मेलन 23 से 24 मई 2016 को तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने किया। देखिएगा, जगह का नाम इस्तांबुल है। यहाँ बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, बान की मून। काफी बार ये सवाल पूछा जा चुका है, इस तरह के सवाल आते हैं, तो यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें कि इस्तांबुल नामक जो स्थान है वो कहां पर है, तो हमारा आंसर आ जाएगा तुर्की में है। किस देश की यात्रा को भारत द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है, तो देखिएगा, हाल ही कुछ ऐसी घटनाएं चल रही हैं जिसकी वजह से देश के नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए लीबिया से संबंधित जो भी है भारत यात्रा पर, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो लीबिया हमारा करेक्ट आंसर होगा। मोदी सरकार ने भारतीय नागरिकों की लीबिया यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने ऐसा लीबिया में सुरक्षा स्थिति, सुरक्षा को लेकर बढ़ते खतरों और वहां भारतीय नागरिकों के जीवन में बढ़ रही चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया है। 7 दशक पहले दूसरे विश्व के समय म्यांमार में 73 पुल बनाए गए थे। अब इन पुलों को भारतीय वित्त पोषण से भी सुधारा जा रहा है। बात करें लीबिया की, तो यहाँ की राजधानी त्रिपोली है। यहाँ की मुद्रा की बात करें तो यहाँ की जो मुद्रा है वो लीबियाई दिनार है। प्रधानमंत्री की बात करें तो फैज अल शराज है। अगला सवाल है हमारा, डेजर्ट ईगल किस देश के साथ भारतीय वायुसेना का एक द्विपक्षीय व्यायाम है, तो देखिएगा, ये संयुक्त अरब अमीरात के साथ है, जिसको यूएई के नाम से जाना जाता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा यूएई। और यहां पर अगर यूएई की बात करें तो इसको जाना जाता है संयुक्त अरब अमीरात के नाम से। देखिएगा, ये ईगल, इसका जो नाम दिया गया डेजर्ट ईगल 2 नाम दिया गया है, जो 24 मई 2016 से 3 जून 2016 तक अल धाफरा एयरबेस पर चल रहा है। देखिएगा, इस स्थान का नाम भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, तो ये कौन सी लोकेशन पे चल रहा है, अल धाफरा एयरबेस पर ये चल रहा है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना का SU-30 MKI और संयुक्त अरब अमीरात का मिराज 2009 F-16 भाग ले रहे हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन दूसरे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र में योग सत्र का नेतृत्व करेंगे, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा जग्गी वासुदेव। और जग्गी वासुदेव का पूरा नाम है सदगुरु जग्गी वासुदेव, जो हैं वो आध्यात्मिक नेता हैं, ईशा फाउंडेशन के संस्थापक हैं, और होने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संयुक्त राष्ट्र में योग सत्र का नेतृत्व करेंगे। देखिएगा, बात करें तो योग दिवस 21 जून को सेलिब्रेट होता है, और इसको जो अंतर्राष्ट्रीय रूप में यह मनाया जाने लगा वो पिछले वर्ष से मनाया जा रहा है, इसलिए इसको यह है इस साल मनाया जाने वाला दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद हम बढ़ते हैं राष्ट्रीय समाचारों की ओर। एनजीटी ने 10 वर्ष से अधिक पुराने हल्के और भारी डीजल वाहनों को किस राज्य में प्रतिबंधित कर दिया है, तो देखिएगा, केरल में 10 साल पुराने जो भी वाहन है, चाहे वो हल्के वाहन हो सकते हैं या फिर भारी डीजल वाहन हो सकते हैं, उनको राज्य में प्रतिबंधित कर दिया गया है। और यहाँ बात करें तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की केरल पीठ ने राज्य के 6 प्रमुख शहरों में 10 वर्ष से अधिक पुराने हल्के और भारी डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो अगर सवाल पूछा जाए कि कितने शहरों में लगाया है, तो फिलहाल इन्होंने 6 प्रमुख शहरों में लगाया है, जिनके नाम है वो, एक तो राजधानी है तिरुअनंतपुरम, वाणिज्यिक राजधानी कोची सहित कोलम, त्रिशूर, कोझिकोड और कन्नूर शामिल है। केरल की राजधानी जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है तिरुवनंतपुरम है, और यहाँ के राज्यपाल सदाशिवम है। वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो पिनाराई विजयन है।
2025 में पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन का लक्ष्य क्या है? तो बात करें 2025 में पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन का लक्ष्य 7.50 करोड़ है। देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नेशनल कैपिटल गुड्स पॉलिसी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इस नीति के तहत वस्तुओं के उत्पादन को वर्ष 2014-15 के 2.3 लाख करोड़ रुपए की अगर यहां पर बात करें तो उनसे बढ़ाकर 2025 तक 7.50 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने के साथ ही प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र में रोजगार की संख्या 3 करोड़ करना है। कौन सा शब्द विकलांग व्यक्तियों के मंत्रालय में मौजूदा शब्द विकलांग की जगह लेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका जो नाम रखा जा रहा है वो हो चुका है दिव्यांग। द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, अब हिंदी में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के नाम से जाना जाएगा। इसके पिछले नाम से विकलांग जन शब्द हटा दिया गया है। अपनी उपलब्धियों को दर्शाने के लिए रेलवे के द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो यहां पर हम लोग बात करें तो रेलवे ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है और उस कार्यक्रम को नाम दिया गया रेल हम सफर सप्ताह है, ताकि वो अपने उपलब्धियों को दर्शा सके। मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर रेल मंत्रालय रेल हम सफर सप्ताह है। कौन सा सप्ताह चलाने जा रही है? रेल हम सफर सप्ताह के तौर पर हर दिन अपनी उपलब्धियों को बताएगा। 26 मई से 1 जून तक चलने वाले सप्ताह के अलग अलग दिन स्वच्छता दिवस, सत्कार दिवस, सेवा दिवस, सामंजस्य दिवस, संयोजन दिवस, संचार दिवस के तौर पर मनाए जाएंगे। इसका उद्देश्य भारतीय रेल द्वारा विभिन्न पहल और यात्री सुविधाओं में सुधार तथा भारतीय रेल द्वारा महत्वपूर्ण उपलब्धियों का बखान करना है। नितिन गडकरी द्वारा महिलाओं के लिए सुरक्षा उपायों के साथ शुरू की गई बसों को क्या नाम दिया गया है? तो इनको नाम दिया गया है निर्भया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान राज्य परिवहन विभाग RCTC की 20 निर्भया बसें आरंभ की। इन बसों में महिला यात्रियों के लिए विभिन्न सुरक्षा उपाय किए गए हैं। यहां पर सवाल बनता है कि कितनी बसें शुरू की गई है? तो 20। बात करें केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कौन है? तो यहां पर आंसर होगा नितिन गडकरी। और जो बस इन्होंने प्रारंभ की है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, उसको नाम दिया गया है निर्भया। लोकी रैंसम क्या है? तो ये कंप्यूटर वायरस है। हाल ही में इसने बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर रखा है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें हो रही हैं। महाराष्ट्र सरकार के मुंबई स्थित मंत्रालय के कंप्यूटर पर लोकी रैंसम नामक वायरस का हमला हुआ है, जिसकी वजह से अब तक 150 से अधिक कंप्यूटर करप्ट हो चुके हैं। राजस्व और लोक निर्माण विभाग के कंप्यूटरों में लोकी रैंसम नामक वायरस घुस गया है और जरूरी मेल के मैटर नहीं पढ़े जा रहे हैं, यानी कि ईमेल जो लेटर थे उन्हें पढ़ने में काफी दिक्कतें महसूस हो रही है। राजधानी की बात करें महाराष्ट्र की तो मुंबई है और यहाँ के राज्यपाल सी विद्यासागर राव हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। प्रतीक्षा सूची का टिकट रद्द करवाने हेतु टेलीफोन नंबर क्या है? तो ये नंबर जरूर याद रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से भी और आपको कहीं भी अगर यात्रा इत्यादि करनी हो उस दृष्टि से भी। तो ये नंबर है 139। अब आप अपने पक्के टिकट प्रतीक्षा सूची वाले और RSC ट्रेन टिकट ऑनलाइन या 139 पर डायल करके रद्द करवा सकते हैं। इससे पहले तक केवल वे ही लोग अपने टिकट सेवा का इस्तेमाल करके RSC वेबसाइट से रद्द करा सकते थे जिनके टिकट पक्के होते थे। सवाल है भारत में पहली बुलेट ट्रेन किस साल से चलेगी? तो यहाँ पर देखिएगा 2023 से संभावित है कि भारत में पहली बुलेट ट्रेन चलने वाली है। तो भारत में पहली बुलेट ट्रेन 2023 में दौड़ने लगेगी, जिससे इस उपमहाद्वीप में ट्रेन परिचालन के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात होगा। इस बुलेट ट्रेन के मुंबई और अहमदाबाद के बीच की 508 किलोमीटर की दूरी करीब 2 घंटे में पूरी करने की संभावना है। इसकी सामान्य गति 320 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, जबकि अधिकतम गति 350 होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला, कब संभावना है? 2023 में। चलने वाली कहाँ है? मुंबई और अहमदाबाद के बीच में। अगर किलोमीटर पूछा जाए तो 508 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करने वाली है? 2 घंटे में पूरी करने की संभावना है। सामान्य गति की बात करें तो इसके 320 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिकतम की बात करें तो 350 किलोमीटर प्रति घंटा।
सरकारी डॉक्टरों के लिए नई सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होगी? हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने इस बात की घोषणा की है और ये 65 साल सेवानिवृत्ति की उम्र रखी जाने की घोषणा की जा चुकी है। देश में डॉक्टरों की कमी को रेखांकित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के सहारनपुर जिले में एक रैली में सरकारी चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 साल करने का ऐलान किया। हाल ही में किस राज्य में 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव रद्द कर दिया गया है? तो देखिएगा, तमिलनाडु में ऐसा हुआ है कि वहां 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव रद्द कर दिया गया है। भारत के चुनाव इतिहास में पहली बार चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धनराशि इस्तेमाल किए जाने के सबूत मिलने के बाद अधिसूचना रद्द करके तमिलनाडु विधानसभा की अरावकुरिची और तंजावुर विधानसभा सीट 2 सीटों के लिए, तो ये जगह का नाम भी याद रखें आप, उचित समय में ताजा चुनाव कराने का निर्णय किया है। शुरू में मतदान 16 मई से 23 मई के लिए स्थगित किया गया था। बात करें तमिलनाडु की राजधानी तो चेन्नई है और यहाँ के मुख्यमंत्री जी जयललिता हैं। किस रेलवे जोन पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो पूर्वी तट रेलवे पर ऐसा किया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ओडिशा के जाजपुर जिले में कलिंग नगर के पास जाकापुरा रेलवे स्टेशन पर ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड OSPCB की सहमति के बिना एक अवैध रेलवे साइडिंग के संचालन के पूर्व तट रेलवे पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। टेल्को ट्रेन जिसका परीक्षण भारत में हाल ही में हुआ, किस देश में बनी है? तो ये ट्रेन स्पेन में बनी है। स्पेन में बनी देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन टेल्को का ट्रायल मुरादाबाद से बरेली के बीच किया गया। ट्रेन को पहले ट्रायल में अधिकतम 115 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाया गया। 24 घंटे बिजली आपूर्ति पर हस्ताक्षर करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप ऐसा करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को इस सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे बिजली उपलब्ध होगी, ऐसी सुविधा पाने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा। लक्षद्वीप प्रशासन ने बिजली मंत्रालय में सचिव PK पुजारी की उपस्थिति में इस आशय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया। अब बात करते हैं व्यापार और बैंकिंग से संबंधित खबरों की। भारतीय डाक का भुगतान बैंक अगले साल मार्च तक होगा चालू। भारतीय डाक का भुगतान बैंक मार्च 2017 से काम करना शुरू कर देगा। केंद्रीय दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह बात कही। प्रसाद ने कहा कि हम इसमें 800 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहे हैं। 400 करोड़ डाक विभाग करेगा और बाकी शेयर पूंजी से जुटाए जाएंगे। इस्लामी विकास बैंक भारत में शहर में अपनी पहली शाखा खोलेगा। तो कौन से शहर में अपनी शाखा खोलेगा? तो ये जो शाखा खोलने जा रहा है वो है अहमदाबाद में। जेदा के इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक IDB ने गुजरात के अहमदाबाद में अपनी पहली शाखा खोलने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अप्रैल 2016 में UAE के दौरे के दौरान भारत के एक्सिम बैंक ने IDB के साथ इससे संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। कैबिनेट ने किस बैंक की विदेशी निवेश की वर्तमान सीमा को बढ़ाने को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दे दी है? तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा यस बैंक। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने मैसर्स यस बैंक के विदेशी निवेश की वर्तमान 41.87% सीमा को 74% बढ़ाने को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दे दी है। भारत विश्व का 5वां बड़ा कचरा उत्पादक। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कचरा उत्पादक भी है। एसोचैम ने KPMG के साथ एक संयुक्त अध्ययन रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया है कि देश में हर साल 18.5 टन कचरा बनता है। इसमें 12% योगदान टेलीकॉम उपकरणों का है। PF की बीमा राशि बढ़कर 6 लाख रुपए। सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के सदस्यों के लिए बीमा स्कीम की अधिकतम राशि लगभग दोगुनी करने के फैसले को लागू कर दिया है। यह राशि 3.6 लाख से बढ़कर 6 लाख रुपए की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की स्थापना 1952 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2019 तक 8% संभव। फिंच आर्थिक सुधारों के धीरे धीरे आगे बढ़ने से भारत की आर्थिक वृद्धि दर वित्त वर्ष 2018-19 तक बढ़कर 8% हो जाएगी। एजेंसी फिच ने यह अनुमान लगाया है। फिच जो एजेंसी इसकी स्थापना 1914 में हुई।
मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और इसकी बात करें सीईओ की, तो वर्तमान सीईओ है पॉल टेलर। फिनमेकेनिका के साथ हुए सभी करार रद्द करेगी सरकार। सरकार ने इतालवी कंपनी फिनमेकेनिका को मिले सभी मौजूदा रक्षा उपकरण टेंडर रद्द करने का फैसला किया है। वीवीआईपी अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में घूस देने के आरोप में कंपनी के खिलाफ जांच चल रही है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इसकी घोषणा की है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत तीसरे नंबर पर है। भारत 2015 में दुनिया के शीर्ष 10 इस्पात आयातकों में रहा। विश्व इस्पात संघ की एक रिपोर्ट में जानकारी दी गई। इस्पात उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर आता है। अब बात करते हैं नियुक्तियों की। पहला सवाल है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो जयललिता ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। अन्ना धर्म प्रमुख जयललिता ने 28 अन्य करीबियों के साथ छठी बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। तो ये उनका कौन सा कार्यकाल हो गया? छठा। जयललिता की एआईडीएमके ने 232 में 134 सीटों पर जीत दर्ज की। सर्बानंद सोनोवाल ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। भाजपा ने विधानसभा में सरकार का गठन किया। वह सर्बानंद सोनोवाल ने 11 मंत्रियों के साथ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात करें 126 सीटें। सत्तारूढ़ दल में भाजपा, विपक्षी दल की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। मुख्यमंत्री की बात करें तो सर्बानंद सोनोवाल है। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल की बात करें तो पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य हैं। भाजपा सरकार ने 126 सीटों में से 60 सीटों पर जीत हासिल की है। केरल के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो पिनारई विजयन ने केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य पिनारई विजयन ने सेंट्रल स्टेडियम मैदान में केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने कुल 140 सीटों वाली राज्य विधानसभा में 91 सीटों पर जीत दर्ज की। बसीरो जा को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहां पर गिनी बिसाऊ हमारा करेक्ट आंसर होगा। गिनी बिसाऊ के उपराष्ट्रपति जोन्स मारियो वाज ने कानून पारित करके बसीरो जा को देश का प्रधानमंत्री घोषित किया। जहां बर्खास्त किए गए कार्लोस कोरिया का स्थान लेंगे। उनकी बर्खास्तगी से पश्चिमी अफ्रीकी देशों में राजनीतिक उथल पुथल का वातावरण तैयार हो सकता है। ममता दूसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। उनके साथ पार्टी के 41 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। ममता के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने 294 में से 211 सीटें जीतकर लगातार दूसरी बार सरकार बनाई। लेप्रा इंडिया के सद्भावना दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आर माधवन है जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अभिनेता आर माधवन कुष्ठ और तपेदिक जैसी बीमारियों के खिलाफ लड़ाई के लिए लेप्रा इंडिया संगठन के सद्भावना दूत नियुक्त किए गए हैं। लेप्रा इंडिया एक गैर सरकारी संगठन है जो तपेदिक, मलेरिया, HIV, एड्स और सामुदायिक स्वास्थ्य और कुष्ठ रोगों के क्षेत्र में काम कर रहा है। अब बात करते हैं पुरस्कारों की। पवन चामलिंग जिन्हें नेपाल के साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो वो सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग को भारत में नेपाली साहित्य के प्रचार प्रसार में उनके सराहनीय योगदान को लेकर नेपाल ने युग कवि सिद्धिचरण पुरस्कार प्रदान किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने पुरस्कार प्रदान किया। राजधानी सिक्किम की गंगटोक है और यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो श्री निवास दादा साहेब पाटिल हैं। 2016 में हार्वर्ड एल्यूमनी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो सुनील मित्तल हमारा करेक्ट आंसर होगा। भारतीय एंटरप्राइजेज के संस्थापक और चेयरमैन सुनील भारती मित्तल को इस वर्ष के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल अलमनाई अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया। यह पुरस्कार वर्ष 1968 से प्रत्येक वर्ष हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पूर्व विद्यार्थी को दे दिया जाता है जिसने उच्च मानकों और मूल्यों को कायम रखते हुए अपनी कंपनी और समुदायों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। स्कोलास्टिक एशिया बुक अवार्ड 2016 किसे प्राप्त हुआ है? आदिति कृष्ण कुमार हमारा करेक्ट आंसर होगा। सिंगापुर में 31 वर्षीय भारतीय महिला लेखिका को उनकी 32,000
शब्दों की पांडुलिपि लव ऑफ इंडियन हिस्ट्री के लिए स्कोलेस्टिक एशियन बुक अवार्ड से नवाजा गया है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया। तेलंगाना सरकार द्वारा अगस्त 2014 में कराए गए एक सर्वे के अनुसार उनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया गया। इस प्रयोग में कुल 4 लाख सरकारी कर्मचारियों को शामिल किया गया। इन कर्मचारियों ने 7 बजे से रात शाम को 8 बजे तक एक दिन में कुल 1.09 करोड़ परिवारों के बीच एक दिन में सर्वे का काम किया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। यहाँ के राज्यपाल ESL नरसिम्हन हैं और वर्तमान मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। सीएट के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर के पुरस्कार के साथ किसे सम्मानित किया गया? जो रूट। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की बात करें तो दिलीप वेंगसरकर को मिला है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर जो हम चर्चा कर चुके जो रूट है। सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाज का पुरस्कार भी जो रूट को मिला है और सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय गेंदबाज के रूप में आर अश्विन को नवाजा गया है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर के रूप में केन विलियमसन का नाम आता है, तो वहीं वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर में मार्टिन गुप्टिल का नाम आता है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ T20 प्लेयर के रूप में विराट कोहली का नाम लिया गया है और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ भारतीय क्रिकेटर के रूप में रोहित शर्मा ने अपना नाम दर्ज करवाया है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ घरेलू क्रिकेटर में श्रेयस अय्यर का नाम और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ युवा प्लेयर के रूप में ऋषभ पंत को इस पुरस्कार से नवाजा गया। विशेष पुरस्कार के रूप में यह पुरस्कार अंजिके रहाणे को प्राप्त हुआ। जापान के शीर्ष ग्रांड फुकुओका पुरस्कार से नवाजे गए संगीतकार ए.आर. रहमान। संगीतकार ए.आर. रहमान को जापान के शीर्ष ग्रांड फुकुओका पुरस्कार 2016 का विजेता घोषित किया गया है। रहमान को यह पुरस्कार अपने संगीत के माध्यम से एशियाई संस्कृति में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जा रहा है। नारी जागरण सम्मान 2016 से किसे सम्मानित किया गया है? हीराबेन को। और हीराबेन की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन को नारी जागरण पत्रिका की ओर से नारी जागरण सम्मान 2016 प्रदान किया गया। बात करते हैं खेलकूद की। एशियाई 6 रेड स्नूकर खिताब के विजेता कौन है? तो पंकज आडवाणी हमारा करेक्ट आंसर होगा। भारत के स्टार क्विस्ट पंकज आडवाणी ने अबू धाबी में एशिया 6 रेड स्नूकर खिताब जीतकर नया इतिहास रचा है। मार्क कार्टनर जिन्हें हाल ही में निलंबित कर दिया गया किस संगठन के कार्यवाहक महासचिव थे? फीफा के। फुटबॉल के अंतरराष्ट्रीय नियामक संस्था फीफा के कार्यवाहक महासचिव मार्कस कार्टनर को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। यह निर्णय एक आंतरिक जांच में कार्टनर के रोजगार अनुबंध में प्रत्यय या विश्वास संबंधी जिम्मेदारी में उल्लंघन का खुलासा होने के बाद लिया गया। बात करें फीफा की तो इसकी स्थापना 1904 में हुई। मुख्यालय ज्यूरिख में है और ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। यहाँ इनके अध्यक्ष की बात करें तो जियानी इन्फेंटिनो है। किस टीम ने IPL 9 का फेयर प्ले पुरस्कार विजेता है? तो सनराइजर्स हैदराबाद ये पुरस्कार जीतने में कामयाब रही। सनराइजर्स हैदराबाद ने बेंगलुरु की तूफानी शुरुआत के बावजूद वापसी करते हुए हम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 8 रन की रोमांचक जीत दर्ज के साथ इतिहास रचते हुए IPL 9 का चैंपियन बनने का गौरव हासिल कर लिया। बात करें ऑरेंज कैप विराट कोहली को मिली। उन्होंने सर्वाधिक 973 रन बनाए 16 मैचों में खेलते हुए। पर्पल कैप भुवनेश्वर कुमार को जिन्होंने 23 विकेट लिए मात्र 17 मैचों में। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी विराट कोहली को नवाजा गया जिनके 356.5 अंक रहे। सर्वाधिक सिक्सर की बात करें तो विराट कोहली ने सर्वाधिक 38 सिक्सर लगाए। फेयर प्ले अवार्ड सनराइजर हैदराबाद को जाता है। वो हस्तियां जो हमारे बीचों बीच नहीं रही। पहला सवाल है सैम सिनीवेल का हाल में निधन हुआ, वो कौन थे? तो उनका जो संबंध था वो राजनीति से था। वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता केसी मैथ्यू का निधन। वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता केसी मैथ्यू का कोची के एक निजी अस्पताल में 24 मई 2016 को निधन हो गया। उनकी उम्र 92 थी। सुरेश चटवाल का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? तो सुरेश चटवाल एक मशहूर अभिनेता थे। बात करते हैं वर्तमान में लॉन्च हुई प्रमुख पुस्तकें। गुजरात फाइल्स एनाटॉमी ऑफ ए कवर अप नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो राणा आयुब ने लिखी है। राणा आयुब द्वारा लिखित गुजरात फाइल्स एनाटॉमी ऑफ ए कवर अप नामक पुस्तक को नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। पुस्तक पत्रकार राणा आयुब जो अमेरिकी
फिल्म संस्थान संरक्षिका के फिल्म के निर्माता हैं के द्वारा गुजरात दंगों की जांच के दौरान 8 महीने की लंबी जांच का लेखा जोखा है। अगर आपको ये वीडियो बेहद पसंद आता है और लाभकारी सिद्ध होता है तो आप इसे लाइक करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही अगर डेली अपडेट चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।